हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। जेई एडवांस का जो नेक्स्ट पेपर है PT3, इसका पेपर 1 हमने डिस्कस कर लिया है और अब पेपर 2 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन 1, 2 और 3 ये तीनों कॉम्प्रिहेंशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। कॉम्प्रिहेंशन किसके लिए दे रखा है? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के लिए। कॉम्प्रिहेंशन आप ध्यान से पढ़ लेना। कॉम्प्रिहेंशन में बेसिकली क्या है कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स COEN होल ट्वाइस H2O ICl, इतने सारे लिगेंड यहाँ पे प्रेजेंट है और इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का रिएक्शन अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ करते हैं तो यहाँ पे वेट लॉस होता है। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इसकी क्या आदत होती है? पानी निकालने की। और यहां से केवल वाटर कब निकल सकता है? वेट लॉस कब हो सकता है? जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर ये वाटर प्रेजेंट हो। तो ये तो पता चल गया कि वाटर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है। अगला क्या है? येलो प्रेसिपिटेट मिलता है AgNO3 के एक्सिस सॉल्यूशन के साथ अगर इसको टाइट्रेट किया जाए या इसकी रिएक्शन किया जाए तो AgNO3 पानी में सॉल्युबल होता है। यहां से हमें क्या मिलेगा? Ag+ और यहां से बेसिकली क्या मिल सकता है? I- और Cl-। तो प्रेसिपिटेट क्या बन सकता है? AgCl और AgI। AgCl कैसा होता है? व्हाइट कलर का। और AgI कैसा होता है? येलो। कौन सा प्रेसिपिटेट मिल रहा है? येलो कलर का। इसका मतलब ये आयोडीन भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर है। जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होगा वो बेसिकली कोई भी टेस्ट नहीं दे सकता, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो होता है या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता है ये ब्रेकडाउन नहीं होता है। तो ये I भी बाहर हो गया। अब बेसिकली क्या बचा? EN2 बाइडेंटेड है, 2 है, तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर यहां से आएगा। क्लोराइड आयन कैसा होता है? मोनोडेंटेड और ये कितना है? 2, तो 2 कोऑर्डिनेशन नंबर यहां से आएगा। टोटल कितना हो गया? 6। और कोबाल्ट का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 होता ही है। तो ये बेसिकली इस कॉम्प्लेक्स की शक्ल हो गई। इस कॉम्प्लेक्स की शक्ल आप अच्छे से देख लो। COEN होल ट्वाइस Cl2 और बाहर कौन है? आयोडीन और H2O। अब इसमें अगर आप रिएक्शन करें कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ तो बेसिकली यहां पे वेट लॉस होगा, क्योंकि पानी को कौन लेके भाग जाएगा? H2SO4। और इसकी रिएक्शन AgNO3 के साथ करे तो Ag+ I- को खाएगा, तो AgI का येलो प्रेसिपिटेट हमें मिल सकता है। अब क्वेश्चन यहां देखना, क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि अगर इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में सारे लिगेंड को Cn- से रिप्लेस कर दिया जाए तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? अब यहां पे कंफ्यूजन है बेसिकली कि अगर आप इसको सारे लिगेंड को Cn- से रिप्लेस कर दोगे तो कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भी चेंज होगा। बिल्कुल सही बात है और यही इस क्वेश्चन में एम्बिग्युइटी है। लेकिन आपको ट्रीट क्या करना है कि कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो सेम रखना है और सारे लिगेंड को Cn- से अगर चेंज कर देंगे तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बेसिकली पेयरिंग करवा सकता है। तब आपको इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। फिलहाल यहां पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो सकता है? -2 -1, तो +3 हो सकता है। और ये +3 मेंटेन करना है। ये मुझे भी पता है कि Cn- अगर आप ले आओगे लिगेंड को हटाने के बाद तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर हमें चेंज नहीं करना है। तो एक तरीके से ये कॉम्प्लेक्स किस तरीके से हो सकता है? ये क्योंकि यहां पे कोबाल्ट किस में प्रेजेंट है? 3+ में। अब देखिए Cn- है तो Cn- तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग करवा देगा। पेयरिंग करवा देगा तो क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे? क्या हो भी सकते हैं, वो तो चेक करना पड़ेगा। CO3+ कितना होता है? 4s2 3d7। 4s2 में से 2 चले गए, 3d7 में से 1 चला गया तो 3d6। 4s0 4p0 4d0। हाइब्रिडाइजेशन तो निकालना नहीं है, कोई काम नहीं है इसका। 3d6 6 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो 6 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो पेयरिंग हो जाएगा। 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये बेसिकली डायमैग्नेटिक आ जाएगा और इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा? 0। पैरामैग्नेटिक ये है नहीं। सेकंड क्वेश्चन पे आओ। ये जो गिवन कॉम्प्लेक्स है इसका रिएक्शन किससे किया? एक्सिस ऑफ PbNO3। यहां से हमें क्या मिलेगा? Pb2+ एक्वस आयन। और ये Pb2+ एक्वस आयन केवल किसको खा सकता है? I- को, Cl2 को, या Cl- को नहीं खा सकता। तो क्या बनेगा यहाँ पे? Pbi2। और Pbi2 का कलर कैसा होता है? येलो। और यहाँ क्या पूछा है? व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो व्हाइट प्रेसिपिटेट तो नहीं मिलेगा, Pbi2 येलो कलर का होता है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट कितना हो जाएगा? 0। टोटल नंबर ऑफ स्पेस आइसोमर। स्पेस आइसोमर का मतलब होता है स्टीरियो आइसोमर। स्पेस मतलब क्या हो गया? 3D स्पेस ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन आपको कहां ध्यान देना होता है? स्टीरियो आइसोमर में। स्ट्रक्चरल आइसोमर में स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, स्टीरियो आइसोमर में स्ट्रक्चर तो सेम होता है लेकिन जो ओरिएंटेशन है ग्रुप्स का वो डिफरेंट होता है। और स्टीरियो आइसोमर में बेसिकली हमें क्या देखना होता है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर। यहां टोटल स्टीरियो आइसोमर आपको कैलकुलेट करना है। कॉम्प्लेक्स क्या था? COEN होल ट्वाइस Cl2 IH2O। तो उसको कैसे लिखा जा सकता है? AA ये बाइडेंटेड होता है
अब यहाँ बेसिकली क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो ए और ए ऑपोजिट में हो या सेम साइड हो। इसमें ऑपोजिट और सेम साइड मत कर देना, क्योंकि बाइडेंटेड लिगेंड अगर आपको अटैच करना है तो बेसिकली 90 के एंगल पे ही अटैच हो सकता है, 120 के एंगल पे कभी अटैच नहीं होता। तो हमेशा इनको देख के वर्क किया करो। तो ये बेसिकली क्या आ गया, ए और ए ऑपोजिट साइड, ए और ए सेम साइड, सेम साइड मतलब 90 पे लगा दिया। तो ये बेसिकली क्या हो गया, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर ये हो गया, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर ये हो गया। अब इसमें अगर देखा जाए तो पीओएस प्रेजेंट है, बहुत सारा पीओएस है, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, तो इसको बेसिकली आपको एक ही आइसोमर काउंट करना है। और ये अगर ऐसे आपने देख लिया ना कि सर यहाँ पीओएस प्रेजेंट है, तो ये गलत है भाई। ये 2D स्ट्रक्चर थोड़ी है, 3D स्ट्रक्चर है। यहाँ पे पीओएस प्रेजेंट नहीं है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। एक्टिव है तो इसकी दो फॉर्म एग्जिस्ट करेगी, डी और एल। तो उसको कितना काउंट करना पड़ेगा, 2। तो टोटल स्पेस आइसोमर कितने आ जाएंगे, 3। अब इसको देख लो कि यहाँ पे बेसिकली आप कभी भी पीओएस एस्टेब्लिश नहीं कर सकते, तो थोड़ा 3D में बनाना पड़ेगा। ये ऊपर वाली साइड है, ये नीचे वाली साइड है, और यहां कौन प्रेजेंट है, ए और ए। अब आप चाहते हो कि यहाँ पे पीओएस मिले, तो पीओएस बिल्कुल नहीं। अगर आप इस तरीके से भी देखोगे तो ऊपर वाली साइड यहाँ पे क्या, ए और ए। अब बोर्ड के जस्ट बाहर यहाँ पे देखो, ऊपर वाली साइड क्या है, खाली है। उधर ए और ए आ रहा है, इधर खाली आ रहा है। तो बेसिकली दो इक्वल हाफ आपको नहीं मिल रहे हैं, दो इक्वल हाफ नहीं मिलेंगे तो पीओएस प्रेजेंट नहीं है, सीओएस यहाँ पे प्रेजेंट होगा नहीं। इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के लिए दो फॉर्म आपको काउंट करना है। तो अगर केवल इतना पूछा जाए कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितना है तो 2, और ये पूछा जाए कि स्टीरियो आइसोमर कितना है तो कितना आंसर आ गया, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड है, और कॉम्प्रीहेंशन किसके लिए है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कॉम्प्रीहेंशन है ये बहुत इजी है, इसके जो आंसर है आप 30-60 सेकंड में बना सकते हो। कॉम्प्रीहेंशन में वैसे कुछ नहीं लिखा हुआ है, आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि स्ट्रक्चरल आइसोमर के लिए क्या डिफरेंट होता है। स्ट्रक्चरल आइसोमर, इनके लिए कौन सी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। पहला क्या दे रखा, ऑक्सीडेशन स्टेट। सेकंड क्या दे रखा है, कोऑर्डिनेशन नंबर। थर्ड क्या दे रखा है, आईयूपीएसी नेम। और फोर्थ दे रखा है नन। तो कोई भी अगर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है और इसका स्ट्रक्चरल आइसोमर आपको बना के दे रखा है, तो बेसिकली आइसोमर का मतलब ही क्या होता है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अगर अलग होगा तो उसको स्ट्रक्चरल आइसोमर बोलते हैं, और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होगा और स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला अलग होगा तो उसको स्टीरियो आइसोमर बोलेंगे। लेकिन एसेंशियली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है ना, अलग अलग कंपाउंड को आइसोमर नहीं बोलते हैं। एक ही पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, उसी कंपाउंड को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसको आइसोमर बोलते हैं। तो ये सारी चीजें तो कैसे चेंज हो सकती है, कंपाउंड वही है तो ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम होगा, लेकिन आप स्ट्रक्चर डिफरेंट बनाओगे तो डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो पक्की बात है कि आईयूपीएसी नेम तो चेंज होगा। इनफैक्ट आप इससे चाहें तो ऑर्गेनिक से देख लो, जैसे मान लो कि ये क्या है 2 प्रोपेनॉल, ये क्या है 1 प्रोपेनॉल, स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो ये क्या हो गया, स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्ट्रक्चर किस तरीके से डिफरेंट है, चेन सेम है, पोजीशन अलग है फंक्शनल ग्रुप का, तो इसको क्या बोलेंगे, पोजीशन आइसोमर। और स्ट्रक्चरल आइसोमर में स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है तो आईयूपीएसी नेम तो डिफरेंट आता ही है ना। पहले का नेम क्या है 2 प्रोपेनॉल, और सेकंड का क्या है 1 प्रोपेनॉल। तो ये क्वेश्चन तो बहुत इजी था। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं, सेकंड कॉम्प्रीहेंशन 2 में सेकंड क्वेश्चन, टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाय CrCl2 NO2 होल ट्वाइस और NH3। तो ये बेसिकली हमें क्या दे रखा है Ma2B2C2। यहां टोटल आइसोमर अपने पास कितने होते हैं 5 में से एक ऑप्टिकली एक्टिव होता है, 4 इनएक्टिव होते हैं। तो 4 इनएक्टिव होगा तो उनको 1-1 काउंट करना है, एक ऑप्टिकली एक्टिव होता है उसको तो 2 काउंट करना है। तो स्टीरियो आइसोमर कितने आते हैं 6, और ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने आते हैं 5। तो ये बेसिकली ज्योमेट्रिकल भी शो कर सकता है, ऑप्टिकल भी शो कर सकता है। और यहां जो आपको ऑप्शन दिए हुए ना, उसमें आयोनाइजेशन भी है, हाइड्रेट भी है, और कोऑर्डिनेट भी है। आयोनाइजेशन ये शो नहीं कर सकता क्योंकि इसके न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स से कैटाइनिक एनाइनिक पार्ट में कुछ प्रेजेंट है नहीं ऐसा। हाइड्रेट बाहर कुछ प्रेजेंट नहीं है, हाइड्रेट कैसे शो करेगा, कोऑर्डिनेट ये शो कर नहीं सकता, तो केवल क्या शो कर सकता है ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। और अगर आप यहां पे देखा जाए, ये तो किसमें स्टीरियो आइसोमर में,
स्ट्रक्चरल आइसोमर में केवल ये एक ही शो कर सकता है। Cl2 को डिफरेंट तरीके से बनाया नहीं जा सकता, NH3 को नहीं बनाया जा सकता, लेकिन NO2 को बनाया जा सकता है। NO2 को और क्या लिखा जा सकता है? ONO। तो ये बेसिकली कौन सा आइसोमेरिज्म शो कर सकता है? लिंकेज आइसोमेरिज्म, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 4 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे रखे हैं और ये पूछा है कि इनमें से कौन सा आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। कंपाउंड्स बहुत सिंपल हैं। AgNH3, पहली बात तो ये बता दो कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म तो शो नहीं हो सकता किसी भी टाइप का, और स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी शो नहीं हो सकता क्योंकि sp कॉम्प्लेक्स है। sp कॉम्प्लेक्स में ज्योमेट्री कभी डिफरेंट हो नहीं सकता है, और ज्योमेट्री अगर डिफरेंट नहीं होगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी यहां पॉसिबल हो ही नहीं सकता क्योंकि लीनियर स्ट्रक्चर है। सेकंड, CONO2 होल ट्वाइस, सॉरी NH352+, यहां स्टीरियो आइसोमेरिज्म तो शो हो नहीं सकता क्योंकि ये क्या दे रखा? Na5B, इसमें कोई ज्योमेट्रिकल कोई ऑप्टिकल नहीं बनता है। लेकिन NO2 को अपन कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ONO। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में लिंकेज आइसोमेरिज्म आ जाएगा। सेकंड हो गया, आंसर तो आ गया। थर्ड और फोर्थ भी आप देखो। थर्ड में क्या है? PtCl2En, तो ये बेसिकली क्या हो गया? Pt2+। Pt2+ में मोनोडेंटेड है 2 टाइम्स, ये बाइडेंटेड है 1 टाइम। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 4। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनता है Pt में, तो स्क्वायर प्लेनर मतलब कि एक ही प्लेन में आपको बनाना है। ये तो फिक्स हो गया, इसको आप ऐसे तो बना नहीं सकते। ये फिक्स हो गया तो फिर ये अपने आप ही फिक्स हो गया, कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं आएगा। यहाँ पे आपको क्या पुट करना पड़ेगा? Cl पुट करना ही पड़ेगा। एक ही ज्योमेट्री पॉसिबल है, या एक से ज्यादा कंपाउंड आप बना ही नहीं सकते, एक से ज्यादा फॉर्म नहीं बना सकते, और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म तो पॉसिबल है नहीं। लास्ट क्या है? COClNH3 होल 5 2+, ये भी एग्जैक्ट सेम है। कहीं से भी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हम बना नहीं सकते, ना तो हाइड्रेट होगा, ना आयोनाइजेशन होगा, ना लिंकेज होगा, कोई भी पॉसिबल नहीं है। स्टीरियो केमिस्ट्री में भी यहां पे क्या होगा? Na5B, तो इसमें भी कोई स्टीरियो आइसोमर तो पॉसिबल है नहीं, तो फोर्थ भी हटा दिया। केवल सेकंड ऑप्शन ऐसा था जहां पर किसी पर्टिकुलर टाइप का आइसोमेरिज्म शो हो सकता है। नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन देखना, और अब ये कॉम्प्रिहेंशन बहुत ही डिफिकल्ट है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बेस्ड है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बेसिकली कैलकुलेशन होता है, तो तुम्हें उससे डर लगता ही है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का फ्यूल सेल बना रखा है। फ्यूल सेल बहुत अच्छी बात है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। हाइड्रोजन का कंबशन बहुत ज्यादा स्पॉन्टेनियस होता है, तो कंबशन होने के बाद क्या मिलता है? हीट मिलता है। हमें हीट नहीं चाहिए क्योंकि हीट से तो बेसिकली आप चीजें गर्म कर सकते हो, हमें तो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट को चलाना है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, ये हमें पता है, और यहां से निकलने वाली एनर्जी को डायरेक्टली कन्वर्ट करना है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये बेसिकली रिएक्शन कहाँ करवानी पड़ेगी? गैल्वेनिक सेल में। और यहाँ पे जो सेल होता है उसको क्या बोलते हैं? फ्यूल सेल। फ्यूल जहां यूज करते हैं उसको बोलते हैं फ्यूल सेल। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होता है, और सॉरी हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीजन का रिडक्शन होता है। तो फाइनली आपको वाटर के फॉर्मेशन का इक्वेशन ही मिलता है, लेकिन जितनी भी एनर्जी यहां से रिलीज होती है वो डायरेक्टली फ्यूल सेल से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होता है। इक्वेशन भी यहां पे आपको दिया हुआ है, कैथोड और एनोड, तो इतना भी आपको मेहनत नहीं करना। वैसे अगर आप खुद लिखो तो कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। रिडक्शन किसका होगा? ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन किस में जाएगा? 2 माइनस में। 2 माइनस में क्या होता है? वाटर होता है। तो यहां कितना आ गया? 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ये बैलेंस हो गया। सिमिलरली एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका होगा? हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन किस में जाएगा? H प्लस में। H प्लस कहां प्रेजेंट होता है? वाटर में। तो ठीक है, H2 हो गया, एक ऑक्सीजन आ गया, तो यहाँ बेसिकली क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, ये 2H लगा देते हैं यहाँ पे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुए। दोनों को सम करके सेल रिएक्शन अभी नहीं बना सकते। सेल रिएक्शन अगर आपको बनाना है तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि 4 इलेक्ट्रॉन विल कैंसिल आउट 4 इलेक्ट्रॉन। एनोड से बेसिकली क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंचेंगे? कैथोड पे। ऐसा नहीं कि कैथोड पे अलग से इलेक्ट्रॉन आते हैं, जो एनोड इलेक्ट्रॉन देता है वही कैथोड पे जाते हैं। इसी तरीके से सर्किट कंप्लीट होता है और फाइनली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। तो सेल रिएक्शन क्या बन जाएगा? इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ऐसा करते हैं, इसको हम एक ही मीडियम में बैलेंस करके रखते हैं, या एसिडिक मीडियम में बैलेंस हो गया।
तो ये 4OH माइनस यहाँ पे अटैच करेंगे तो 2H2O, सॉरी 4 वाटर हो जाएगा ये, और ये 4OH माइनस, 4 वाटर 2 वाटर, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 2 वाटर, उधर से वाटर हटा देते हैं, एक ही पर्टिकुलर मीडियम में बैलेंस हो गया अभी। और अब इसका आंसर आ सकता है, इन दोनों का सम करेंगे तो क्या हो जाएगा बेसिकली, यहाँ पर भी 2 नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी बैलेंस हो रखा है, इधर 2 होगा, तो 2H2 आ जाएगा, O2 आ जाएगा, और बेसिकली 2 वाटर आ जाएगा। हाँ 2 वाटर होगा, इधर भी यहाँ 4 वाटर है या 2 वाटर होगा, बैलेंस होके फाइनल रिएक्शन क्या आएगा, बाकी सब कट जाएगा, इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, OH माइनस आयन कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, O2 प्लस 2H2, ये गैसेस हैं, और क्या बन जाएगा 2H2O लिक्विड। सेल रिएक्शन तो वही होना है जो हाइड्रोजन के कंबशन का है, प्रोडक्ट आपको वही मिलना है, लेकिन यहां से जो एनर्जी आपको मिलेगी वो कंबशन में हीट एनर्जी नहीं मिलेगा, डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही मिलेगा। अब इसके क्वेश्चन आप देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है 4.48 लीटर, तो ये बोल रहा है कि कितने टाइम में प्रोड्यूस हो रहा है, 1 atm 273 केल्विन। स्टैंडर्ड कंडीशन दे रखा है तो वॉल्यूम से आप क्या निकाल लोगे, नंबर ऑफ मोल, और टाइम कितना है यहाँ पे 9650 सेकंड, तो इतने पर्टिकुलर टाइम में इतना हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है, आपको करंट निकालना है, तो करंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम, तो पहले चार्ज निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे जितना भी हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है, इस हाइड्रोजन से आपको क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, चार्ज में टाइम का डिवाइड करेंगे तो करंट आ जाएगा। तो बताइए हाइड्रोजन कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, इस इक्वेशन में हाइड्रोजन के मोल कितने, 22.4 लीटर का डिवाइड कर देता हूं क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन दे रखा है 2 टाइम्स 0.2 मोल H2, तो H2 अगर 0.2 मोल है, 1 मोल से ये कितने इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, 2 मोल इलेक्ट्रॉन, तो 0.2 मोल से ये कितने मिलेंगे, 0.4 मोल इलेक्ट्रॉन। इस इक्वेशन से पता चला है 0.4 मोल इलेक्ट्रॉन, और 0.4 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1 मोल पे कितना होता है 96500 कूलम। ये आ गया अपने पास चार्ज में टाइम का डिवाइड करो, टाइम इतना ही है, ये 10 टाइम्स 4 एम्पियर का करंट आ गया। तो एज सच कोई डरने का बात नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी है। सेकंड क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन में ये पूछा है कि वाटर कितना प्रोड्यूस होगा, तो वाटर कहां प्रोड्यूस हो रहा है, इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, यहां वाटर कंज्यूम हो रहा है, यहां वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। अब यहां कितना कंज्यूम हो रहा है, इधर कितना प्रोड्यूस हो रहा है, दोनों तरफ से निकालो और नेट वाटर आप निकालो तो भी आंसर सेम ही आएगा। या फिर सीधा सेल रिएक्शन से ही बात कर लेता ना कि वाटर कितना प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि सेल रिएक्शन क्या होता है, कैथोड और एनोड का कॉम्बिनेशन होता है, तो डायरेक्ट इसका रिजल्ट यहीं पे पता चल जाएगा हमें। बताइए हाइड्रोजन के अगर 2 मोल प्रोड्यूस होते हैं तो वाटर के भी 2 मोल प्रोड्यूस होते हैं, तो हाइड्रोजन के कितने मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं, 0.2 मोल, तो वाटर के कितने मोल प्रोड्यूस होंगे, 0.2 मोल। स्टोइकियोमेट्री आंसर स्टोइकियोमेट्री से निकाल लिया, तो 0.2 इंटू 18 ग्राम 3.6 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 3, अब ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि करंट जो प्रोड्यूस हो रहा है, इस करंट को हम कॉपर सल्फेट के इलेक्ट्रोलिसिस में यूज करेंगे किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो सॉल्यूशन का पीएच कितना हो जाएगा। तो बेसिकली एक सॉल्यूशन आपको दे रखा है कॉपर सल्फेट का, सॉल्यूशन कितना है 1 लीटर है, 2 मोलैरिटी है, और इसके अंदर 241.25 सेकंड के लिए करंट पास कर रहे हैं। करंट यहां से प्रोड्यूस हो रहा है कितने का, 4 एम्पियर का। करंट पास करेंगे तो इलेक्ट्रोलिसिस होगा, इलेक्ट्रोलिसिस के बाद हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। और अब ये क्वेश्चन पूछा है कि इलेक्ट्रोलिसिस के बाद इस सॉल्यूशन का पीएच कितना हो जाएगा, तो सॉल्यूशन में बेसिकली H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन हमें बताना है। इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट हम किस तरीके से बनाते हैं, पहले थ्योरी पे जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ क्या प्रेजेंट है, Cu2+ प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, सल्फेट प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है। जहां वाटर प्रेजेंट होता है वहां थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि वाटर का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो सकता है। इलेक्ट्रोलिसिस के बाद प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, तो कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन। रिडक्शन किसका होगा, जो इलेक्ट्रॉन खा सकता है। इलेक्ट्रॉन कौन खा सकता है, Cu2+। एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन, जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है। किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा, यह इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे चलता है। इसका रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा, कॉपर का कितना अमाउंट बनेगा ये आपसे नहीं पूछा है। इसका अगर रिडक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन खाएगा तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस प्लस 2H-। हाँ ये बैलेंस हो गया।
अब बताइए किसका रिडक्शन होगा, जिसके एसआरपी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे देखना, इधर वाटर आता है, फिर ये सीरीज चलती जाती है, यहां कहीं Cu2+ आता है, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे जाते हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती है, तो कॉपर 2+ का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो ये रिड्यूस होगा, तो ये रिएक्शन होगी, ये नहीं होगा। ये नहीं होगा तो सॉल्यूशन में कहीं OH- क्रिएट नहीं होगा, तो pH अभी यहां से कोई चेंज नहीं हो रहा है। अगले पे आ जाते हैं। सल्फेट आयन में सल्फर ऑलरेडी +6 में है, तो इसका ऑक्सीडेशन होने का टेंडेंसी तो नेग्लेजिबल टाइप का ही है। और वैसे अगर इसका ऑक्सीडेशन होता है तो प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है, H2OH2- परऑक्सी डाइसल्फेट आयन और +2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और वाटर का अगर ऑक्सीडेशन होता है तो क्या मिलता है, O2 + 4H+ +4 इलेक्ट्रॉन। ये तो होता नहीं है, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसी का ऑक्सीडेशन होगा। और यहाँ पे बेसिकली सल्फेट आयन का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है ये होता है -2.5 और वाटर का होता है -1.25 के करीब। -1.25 ज्यादा है, वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है तो वाटर का ही ऑक्सीडेशन यहाँ पे होगा। और वैसे लॉजिकली आप बता सकते हो कि सल्फर +6 में अब इसका ऑक्सीडेशन करवाना तो बहुत ही मुश्किल है। ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू बहुत कम होगी, ऑक्सीडेशन मत करवाओ इसका। तो यहां बेसिकली आपको क्या मिल रहा है, H+, और H+ आयन की वजह से अब pH चेंज होगा, तो H+ जितना भी होगा वहां से हम pH कैलकुलेट करेंगे। अब बताइए कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको क्या पता है, करंट मतलब कि इलेक्ट्रॉन के मोल आपको पता है, और इलेक्ट्रॉन के मोल से आप क्या बता सकते हो, H+ आयन। बताइए करंट कितना है, 4 एम्पियर का, कितने पर्टिकुलर टाइम के लिए, 241.25 सेकेंड। करंट को आप टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो चार्ज आ जाएगा, और चार्ज में 96500 का डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएंगे, मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक मोल में 96500 कूलम चार्ज होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 965, ये हो जाएगा 1/100, तो मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया 10⁻² मोल। अब यहां पे देखो, हाँ ठीक है, 4 मोल इलेक्ट्रॉन से 4 मोल H+ बनता है, दोनों की स्टोइकियोमेट्री इक्वल एक तरीके से। तो 10⁻² मोल इलेक्ट्रॉन से 10⁻² मोल H+ बनेगा। यही लिख देता हूं मैं, 10⁻² मोल इलेक्ट्रॉन से 10⁻² मोल H+ बनेगा, तो 10⁻² मोल H+ बन गया। सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर था ही सही, तो 1 का डिवाइड करेंगे तो मोलैरिटी सेम एग्जैक्ट आएगा। pH कितना होता है, -log ऑफ H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू भी उतनी है जो मोल की वैल्यू है, तो -log ऑफ 10⁻², तो फाइनल सॉल्यूशन का pH कितना आ गया, 2। तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन को आपको किसी भी तरीके से दिया जाए, मोल कंसेप्ट यूज करके दिया जाए, आयनिक इक्विलिब्रियम मतलब pH निकालने के लिए बोला जाए, लेकिन क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आपको बेसिकली इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या करना होता है कि जितना भी मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, कैथोड और एनोड में, इसके रेस्पेक्ट में आप स्पीशीज के मोल निकाल लो। तो यहाँ पे बेसिकली करंट और टाइम को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो चार्ज आएगा, और चार्ज में 96500, 1 मोल इलेक्ट्रॉन में जितना चार्ज होता है उसका डिवाइड करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में। उसके बाद सिंपल मोल कंसेप्ट अप्लाई करो और सारे आंसर हम बता सकते हैं, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन के सभी क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। अब नेक्स्ट 10 क्वेश्चन सिंगल करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली क्या है, 10th, और 10th क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन का कर्व डेवलप करना है, और बेसिकली रिएक्शन मिक्सचर में क्या प्रेजेंट है, स्ट्रॉन्ग एसिड, और टाइट्रेशन किससे करवाना है, वीक बेस से। तो ये रिएक्शन मिक्सचर होता है, और रिएक्शन मिक्सचर का कंडक्टिविटी प्लॉट करना है। तो यहां क्या लिख सकते हैं, कंडक्टिविटी ऑफ रिएक्शन मिक्सचर, और इधर क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड। अब इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन में से आप एक करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन हम इसका कोई भी ऑप्शन नहीं देखेंगे और सीधा इसका कर्व प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। तो ऑलरेडी आपको पता है कि टाइम t = 0 की अगर बात करें तो रिएक्शन मिक्सचर में केवल कौन है, HCl है। HCl मतलब H+ और Cl- प्रेजेंट है, और इस सॉल्यूशन का ठीक ठाक कंडक्टिविटी होगा। H+ जहां प्रेजेंट है वहां अच्छा कंडक्टिविटी है। अब क्या होगा कि वीक बेस को इसमें मिक्स करेंगे तो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन होगा। तो किसी भी पर्टिकुलर टाइम t की अगर बात करें तो क्या बन जाएगा, वाटर OH- H+ को कंज्यूम करेगा तो सॉल्यूशन में और क्या प्रेजेंट होगा, NH4Cl। NH4Cl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो बेसिकली Cl- और NH4+ आयन प्रेजेंट होगा।
तो अब यहां पे कंडक्टिविटी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा ये आपको पता है। पहले भी 2 आयन प्रेजेंट थे और जब तक कि न्यूट्रलाइजेशन चलता रहेगा तब तक भी सॉल्यूशन में 2 आयन्स प्रेजेंट होंगे, तो नंबर ऑफ आयन्स तो बेसिकली सेम है, Cl माइनस आयन भी सेम है, लेकिन आपको पता है कि कहीं पर भी सॉल्यूशन में H प्लस आयन प्रेजेंट है, तो H प्लस आयन का जो कंडक्टिविटी है सभी कैटायंस में ज्यादा है। H प्लस को रिप्लेस करके कौन आ रहा है, NH4 प्लस, जब तक कि इक्विवेलेंस हो जाएगा। जब तक कि इक्विवेलेंस नहीं आ जाता, जब तक कि ये टाइट्रेशन चलता रहेगा, H प्लस को कौन रिप्लेस करेगा, NH4 प्लस आयन। तो बेसिकली कंडक्टिविटी डिक्रीज होगा, H प्लस आयन का कंडक्टिविटी ज्यादा होता है, NH4 प्लस आयन का कंडक्टिविटी कम होता है। कब तक ऐसा होगा, जब तक कि इक्विवेलेंस पॉइंट नहीं आ जाता। इक्विवेलेंस पॉइंट, इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद क्या होगा, अब टाइम t इक्वल टू इक्विवेलेंस पॉइंट बोल देता हूं। अभी क्या प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, H2O प्रेजेंट है, NH4Cl प्रेजेंट है। अब बेसिकली कोई HCl नहीं है, तो अब बेसिक यहां ऊपर से कौन आएगा, NH4OH। तो अब जो कंडक्टिविटी है वो बेसिकली ज्यादा चेंज नहीं होगी, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट हम इंसर्ट कर रहे हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट का थोड़ा बहुत कंडक्टिविटी होगा, लेकिन अब ज्यादा चेंज नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आयंस की प्रेजेंस बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रही है। तो इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद क्या होगा कि रिएक्शन तो खत्म हो गया, कोई किसी को कंज्यूम नहीं कर रहा, एक्स्ट्रा वीक इलेक्ट्रोलाइट हम ऐड कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन का थोड़ा सा कंडक्टिविटी इंक्रीज होगा, या क्या बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगा, डज नॉट चेंज मच। तो इस तरीके से ग्राफ प्लॉट किया जा सकता है। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन के बहुत सारे ग्राफ हमने प्लॉट किए थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में, और उनमें से एक ग्राफ ये भी था कि स्ट्रॉन्ग एसिड का टाइट्रेशन वीक बेस के साथ किया जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है, 0.1 नॉर्मल फॉर्मिक एसिड का सॉल्यूशन है, और इस सॉल्यूशन का, ये सॉल्यूशन का जो रेजिस्टेंस है वो 200 ओम आपको दिया हुआ है, और इस सॉल्यूशन को बेसिकली किसी कंडक्टिविटी सेल में रखा गया है, और उस सेल का जो सेल कांस्टेंट है वो है 2.0 पर सेंटीमीटर। तो आपको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालने के लिए पहले कंडक्टिविटी तो निकालेंगे, क्योंकि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, K इंटू 1000 डिवाइडेड बाई नॉर्मेलिटी, और 1000 अगर ऊपर आना है तो यहाँ K किस में होगा, पर ओम पर सेंटीमीटर में, और ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी किस में आएगी, पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट में। इसी यूनिट में हमें कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालना है। तो कंडक्टिविटी निकालने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। रेजिस्टेंस क्या होता है, R इक्वल टू रेजिस्टिविटी इंटू L बाई ए को क्या बोलता है, सेल कांस्टेंट। वैल्यू कितना है, 2.0, ये हो गया 200 ओम, 2.0 पर सेंटीमीटर, पर सेंटीमीटर। तो रेजिस्टिविटी कितना हो गया, 2 का डिवाइड किया तो ये आ गया 100 ओम सेंटीमीटर। 1 अपॉन रेजिस्टिविटी को क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी, ये कितना आ गया, 1 अपॉन 100 पर ओम पर सेंटीमीटर, एग्जैक्ट सेम यूनिट में है। तो अब यहां से इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कितना हो जाएगा, K का वैल्यू 1 अपॉन 100 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन 0.1 नॉर्मल, तो ये हो जाएगा 100 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। यहां पे जो फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है ये बेसिकली यूनिट पे डिपेंड करता है। 1000 इस फॉर्मूले में नीचे भी हो सकता है, लेकिन उस केस में कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का जो आंसर आएगा वो स्टैंडर्ड यूनिट में आएगा। कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है, पर ओम पर सेंटीमीटर, या क्या हो सकता है, पर ओम पर मीटर। जब कंडक्टिविटी का ये यूनिट होता है तो 1000 ऊपर आता है, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का आंसर किस में आएगा, पर ओम सेंटीमीटर पर इक्विवेलेंट में। मोलर कंडक्टिविटी होता है तो पर मोल आ जाता वहां पे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 में इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू दे रखा है। कोई 2 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू है और तीसरी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, इस तरीके से क्वेश्चन आपने किया भी है। 2 इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसके लिए आपको इक्वेशन लिखना होगा, और इन दोनों इक्वेशन से डिजायर्ड इक्वेशन बनाएंगे। अब डिजायर्ड इक्वेशन का जो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है वो किस तरीके से निकालते हैं। पहला इलेक्ट्रोड आपको क्या दे रखा है, Au प्लस टू Au, तो इक्वेशन क्या होगा, Au प्लस एक्वस है प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, इससे क्या बन गया, Au सॉलिड हो जाएगा बेसिकली वो। और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें दे रखा है 1.69 वोल्ट। सिमिलरली सेकंड इलेक्ट्रोड क्या है, Au3 प्लस टू Au, तो बेसिकली रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं। Au3 प्लस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन ये एक्वस होगा, और Au किस में हो जाएगा, सॉलिड में। E0 का वैल्यू यहां पे दे रखा है 1.4, और पूछा क्या है, E0 Au प्लस
Au3 प्लस, Au प्लस से कहाँ जा रहा है 3+2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, मतलब कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछा है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछे या रिडक्शन पोटेंशियल पूछे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तो केवल E0 इंडिकेट किया करो, इक्वेशन उसका लिखा करो और इक्वेशन लिखने के बाद सॉल्व कर दिया करो तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू आ जाएगा। और यहाँ पे अगर इक्वेशन में बेसिकली रिडक्शन है तो रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू आ जाता है, या ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू आ जाता है। अब इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, पहले इसकी इक्वेशन आप लिखो। तो Au प्लस एक्वस है, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो Au3 प्लस बनेगा और इसका E0 मैंने E0 अज्यूम कर लिया। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 3 है, इन दोनों इक्वेशन से डिजायर्ड इक्वेशन थर्ड लाना है तो Au प्लस इधर रखना है तो ये तो बेसिकली सम करना पड़ेगा और Au3 प्लस इधर लेके जाना है तो इसको माइनस करना पड़ेगा। 1 - 2 इज इक्वल टू डिजायर्ड इक्वेशन 3। अब ये जो ऑपरेशन आपने किया है ये किस पे किया जा सकता है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज पे, और ऐसी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज जो एक्सटेंसिव होती है। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज पे ऐसा नहीं करना है। आपको पता है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का सम नहीं किया जा सकता, सब्सट्रैक्शन नहीं किया जा सकता, मल्टीप्लीकेशन नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे अगर E0 की वैल्यू पे आप ये सब करते हो तो वो आंसर गलत होगा, क्योंकि E0 का जो वैल्यू है या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ये इंट्रिंसिक या इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। तो फिर हम यहाँ पे कैसे अप्रोच करेंगे, डेल्टा जी से। डेल्टा जी और E0 में रिलेशन होता है और डेल्टा जी की जो वैल्यू है या डेल्टा जी कैसा फंक्शन होता है, एक्सटेंसिव फंक्शन। तो क्या लिख सकते हैं, डेल्टा जी ऑफ 1 स्टैंडर्ड कंडीशन है तो डेल्टा G0 लिख दिया, डेल्टा G0 ऑफ 2 दैट इज इक्वल टू डेल्टा G0 ऑफ 3 और डेल्टा G0 की वैल्यू क्या होती है -NF E। E यहाँ पे E सेल होगा तो ये डेल्टा जी किसका आ जाएगा, सेल का। E यहाँ पे E इलेक्ट्रोड होगा तो ये इलेक्ट्रोड का डेल्टा जी आ जाएगा। स्टैंडर्ड कंडीशन है तो नॉट लगाना पड़ेगा आपको। तो बताइए डेल्टा G0 ऑफ 1 माइनस N 1 इलेक्ट्रॉन इंटू F इंटू इसका E0 कितना है 1.69 माइनस N यहाँ पे कितना 3 इलेक्ट्रॉन, F E0 कितना है 1.40 इज इक्वल टू 3। इक्वेशन के लिए आपको निकालना है और इसके लिए क्या हो जाएगा बेसिकली -N कितना है 2 इलेक्ट्रॉन F और इसका E0 बेसिकली आपने E0 इंडिकेट किया है। तो ये माइनस और F सारे कैंसिल आउट हो गए, ये कितना हो गया 1.69 माइनस 3 इंटू 1.40 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज द वैल्यू ऑफ E0। और ये E0 अपने पास डिजायर्ड E0 है जिसमें आपको क्या निकालना है कि Au प्लस से Au3 प्लस अगर जाता है तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू बतानी है। बेसिकली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही बोलना चाहिए और यहाँ पे जो इंडिकेशन दिया होता है उससे हमें समझ में आ जाता है कि ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन का है या रिडक्शन का है। ये आंसर आ गया। और यहां से क्या कंसेप्ट आपका ब्रशअप हो गया कि 2 इलेक्ट्रोड से तीसरे इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 सिंगल चॉइस करेक्ट है। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बेसिकली ग्राफ प्लॉट करना है आपको और गैल्वेनिक सेल में बना के दे रखा है डैनियल सेल और डैनियल सेल में आपको ग्राफ प्लॉट करना है वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में। वाई एक्सिस किसका है, ई सेल का, और एक्स एक्सिस किसका है, log 10 की बेस है Zn2 प्लस और Ag प्लस स्क्वायर। ये डैनियल सेल नहीं है, बेसिकली कोई गैल्वेनिक सेल है जिसमें जिंक का इलेक्ट्रोड है और Ag का इलेक्ट्रोड है। सेल की इक्वेशन हमें क्या दे रखी है, Zn सॉलिड से और प्लस 2Ag प्लस एक्वस से, Zn2 प्लस एक्वस प्लस Zn2 प्लस एक्वस प्लस 2Ag सॉलिड। और इस पर्टिकुलर सेल के लिए आपको E0 सेल का वैल्यू दे रखा है 1.56 वोल्ट। ग्राफ आपको किस में प्लॉट करना है, ई सेल के लिए। तो ई सेल हम कहां से निकालते हैं, नस्ट इक्वेशन से। नस्ट इक्वेशन बनाएंगे, उस इक्वेशन में बेसिकली आपको ये ग्राफ प्लॉट करना होगा। अब ग्राफ किस तरीके से आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा या नहीं आएगा, वो तो इक्वेशन लिखने के बाद ही पता चलेगा। तो ई सेल की वैल्यू क्या होती है, E0 सेल का वैल्यू क्या है 1.56 वोल्ट। कोई आपको कैलकुलेट नहीं करना है SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड से, ये कैलकुलेट नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n, क्योंकि log 10 का बेस दे रखा है तो फाइनली यही फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया, इनटू रिएक्शन क्वेश्चन Q। तो यहां पे आपको n का वैल्यू पता करना है और रिएक्शन क्वेश्चन Q का वैल्यू पता करना है। इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने के बाद एक इक्वेशन बनेगा और उस इक्वेशन से y एक्सिस और x एक्सिस को ये कंसीडर करते हुए ग्राफ प्लॉट करना है। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। तो बताइए ई सेल इज इक्वल टू कितना हो गया
1.56 वोल्ट माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई एन। एन की वैल्यू क्या होगी, साफ नजर आ रहा है ये। Zn से क्या बन रहा है, Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। Ag प्लस से क्या बन रहा है, Ag 1 इलेक्ट्रॉन खाएगा, लेकिन इसके सामने क्या लगा रखा है 2, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन खा गया। n इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। कंप्लीट। एनोड और कैथोड का इक्वेशन लिखो, फिर उसको कंबाइन करो तो ये अपने पास सेल रिएक्शन आएगा। लेकिन एनोड और कैथोड की रिएक्शन से आपको क्या पता चल जाएगा कि यहाँ पे रिएक्शन में बेसिकली कितने इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है, और वो वैसे ही पता चल रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है। क्यों क्या होता है, रिएक्शन क्वोशेंट। सॉलिड वाली टर्म आएगी नहीं, उनकी एक्टिविटी 1 होती है, तो इधर क्या है, प्रोडक्ट में Zn2 प्लस और रिएक्टेंट में कौन है, Ag प्लस। तो Zn2 प्लस रेस टू पावर 1, Ag प्लस रेस टू पावर 2। अब इसमें और इसमें ग्राफ प्लॉट करना है, तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, c प्लस mx। ये x एक्सेस हो गया, ये y एक्सेस हो गया। स्ट्रेट लाइन प्लॉट होना चाहिए। इंटरसेप्ट बेसिकली क्या है 1.56 वोल्ट। स्लोप कैसा है, नेगेटिव, तो ग्राफ इस तरीके से आएगा। ये आंसर भी आपने बहुत इजीली निकाल लिया। केवल लास्ट इक्वेशन से आपने फाइनल इक्वेशन बनाया, और फाइनल इक्वेशन में y एक्सिस और x एक्सिस में आपने देखा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो स्ट्रेट लाइन का कर्व आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है, हाउ मेनी बाइडेंटेड लिगेंड। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गया ये। लिगेंड कौन सा है, C2O4 2 माइनस ऑक्सलेट आयन, ग्लाइसिनेट आयन, NH2 हाइड्रोजीन, Cn माइनस साइनाइड हो गया, AC एसिटिल एसिटेनाटो, PN प्रोपाइलिन डाइअमाइन, DMG डाइमेथाइल ग्लाइऑक्समेट, और NH3 है, और H2O aqua अमाइन। ये मोनोडेंटेड है, Cn मोनोडेंटेड है, हाइड्रोजीन मोनोडेंटेड है। ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन के ऊपर 2 लोन पेयर है तो ये दोनों को डोनेट करके बाइडेंटेड हो जाएगा। अगर ऐसा होगा तो कीलेट लिंक कितने का बनेगा, 1 2, और ये सेंट्रल मेटल एटम X प्लस। टोटल यहाँ पे 3 मेंबर्ड रिंग बनेगा। 3 मेंबर्ड रिंग बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, तो ऐसा नहीं होगा। ये भी कैसा है, मोनोडेंटेड ही है। अब बात आती है DMG पे, PN पे, AC माइनस, ग्लाइसिनेट आयन और ऑक्सलेट आयन। ऑक्सलेट आयन बाइडेंटेड होता ही है, ये हम सबको पता है। ग्लाइसिनेट आयन भी बाइडेंटेड होता है। नाइट्रोजन का लॉन पेयर, ऑक्सीजन का ये जो नेगेटिव चार्ज है, इसको डोनेट किया जा सकता है। AC एसिटिल एसिटोनेटो स्ट्रक्चर कैसा होता है, यहां नेगेटिव चार्ज होता है, और ये ClC। अब इसकी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर चाहें तो बना सकते हैं। ये नेगेटिव चार्ज दोनों तरफ रेजोनेंस कर रहा है, तो इसको हम कैसे बना सकते हैं, डेल्टा नेगेटिव। इन दोनों ऑक्सीजन एटम से ये डोनेट करता है, बाइडेंटेड होता है। PN प्रोपाइलिन डाइअमाइन, तो प्रोपाइलिन कैसा होगा, ये प्रोपाइलिन हो गया, डाइअमाइन 2 NH2 लगा देता है। 2 NH2 लगा दिया तो ये बेसिकली ये भी कैसा होगा, बाइडेंटेड होगा। DMG डाइमेथाइल ग्लाइऑक्समेट, तो ग्लाइकोल कुछ ऐसा होता है। ऑक्समेट ऑक्साइन बनाना है, ये ऑक्साइन बना दिया। ऑक्समेट H प्लस हटा के एनाइन बनाना है, और DMG डाइमेथाइल, ये डाइमेथाइल मैंने लगा दिया। तो DMG डाइमेथाइल ग्लाइऑक्समेट है, नाइट्रोजन के लॉन पेयर से डोनेट किया जाता है, तो ये भी बाइडेंटेड होता है। ऑक्सीजन का जो ये नेगेटिव चार्ज है, ये ऑक्सीजन के लॉन पेयर है, यहां से डोनेट नहीं किया जाता है। तो टोटल बाइडेंटेड लिगेंड अपने पास कितने आ गए, 1 2 3 4 5। ये इसका आंसर हो गया। और यहां तो मैंने वापस से स्ट्रक्चर बना के आपको बता दिया, बाकी आपको ऑलरेडी पता है। थ्योरेटिकली ये पता होता है कि इनके ऊपर चार्ज क्या है और इनका डेंसिटी क्या है। डेंसिटी पता होगा तभी किसी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर हम बता सकते हैं। जैसे मान लो कि क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए, NiPN थ्राइस 2+। अब यहाँ आपको PN का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, PN का डेंसिटी पता होगा, तब आप क्या बता सकते हो, निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर। PN क्या होता है, प्रोपाइलिन डाइअमाइन, तो ये बेसिकली बाइडेंटेड होता है 2 × 3, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, तो निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केमिकल काइनेटिक्स पे आ गए अब हम। केमिकल काइनेटिक्स में रेडियो एक्टिविटी से क्वेश्चन दे रखा है। रेडियो एक्टिविटी में यहां क्वेश्चन क्या है कि किसी पर्टिकुलर टाइम टी में रेडियो एक्टिव एलिमेंट इसका 20% हो जाता है, मतलब 80% वेट रिडक्शन हो गया, या 80% मोल या 80% वेट
इसका रिएक्ट कर गया, मोल और वेट दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। 20% इसका वेट हो गया किसी पर्टिकुलर टाइम टी में। अब आपसे ये पूछा है कि 50% या हाफ लाइफ के लिए कितना टाइम लगेगा, और टाइम टी जो लगेगा वो इनिशियल टाइम टी आपको दे रखा, उसके रेस्पेक्ट में पता करना है। तो बेसिकली ए नॉट, या ऐसा कर देते हैं कि इसका वेट डब्ल्यू नॉट है तो कितना हो गया डब्ल्यू नॉट बाई 2, इसको क्या बोलेंगे डब्ल्यू टी। कितना टाइम लगा यहाँ पे टी टाइम। अब आपसे क्या पूछा है कि डब्ल्यू नॉट से वेट कितना हो जाए डब्ल्यू नॉट बाई 2, हाफ लाइफ 50% जब कंप्लीट होता है तो यहाँ जो टाइम लगेगा टी डैश, ये टी डैश टी के रेस्पेक्ट में कितना है, 1 टाइम है, 2 टाइम है या 3 टाइम है। अब ये तो इजीली पता है कि 20% हो गया मतलब 80% रिडक्शन हो गया। 80% रिडक्शन होने में टाइम ज्यादा ही लगता है और 50% रिडक्शन होने में टाइम कम लगेगा। तो बेसिकली ये जो टी डैश है, ये टी डैश कम होगा और टी ज्यादा होगा। तो टी डैश और टी का जो रेशो है ये लेस देन 1 आएगा, और लेस देन 1 आएगा तो ऐसा कोई भी ऑप्शन आपको नहीं दे रखा है लेस देन 1 वाला, ओनली ऑप्शन डी है, तो ऑप्शन डी ही आंसर होगा। 80% रिड्यूस होने में टाइम ज्यादा लगेगा और 50% रिड्यूस होने में टाइम कम लगेगा। और ऑप्शन आपको बेसिकली क्या दे रखा है कि टी डैश टी के रेस्पेक्ट में या तो कितना दे रखा है 3 टाइम या 4 टाइम या 5 टाइम या नन ऑफ दीज। तो ये आंसर तो वैसे ही चला गया, नन ऑफ दीज आएगा। फिर भी आप निकाल के देख लो। रेडियो एक्टिव जो प्रोसेस है ये कैसा होता है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होता है, उसका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होता है, ए नॉट डिवाइडेड बाई ए नॉट माइनस एक्स इंटू के टी। रेडियो एक्टिव प्रोसेस है तो यहाँ रेट कांस्टेंट के नहीं लिखेंगे, डिके कांस्टेंट लैम्डा लिखेंगे। सिमिलरली कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे पुट नहीं किया जाता, क्या पुट किया जाता, नंबर ऑफ एटम्स। इनिशियली नंबर ऑफ एटम्स अनस्टेबल रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के कितना है एन नॉट, फाइनली कितना है एन टी। जितने ज्यादा नंबर ऑफ एटम होंगे उतना ज्यादा वेट होगा, तो वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वही पुट कर देंगे। डब्ल्यू नॉट फाइनली कितना बन गया डब्ल्यू नॉट बाई 5। ये 2 यहाँ पे क्यों लिखा है, 20% हो जाता है तो 20% कितना होता है डब्ल्यू नॉट बाई 5 होता है, और 80% रिड्यूस हो गया इज इक्वल टू लैम्डा इंटू टी। तो टी कितना आ गया ln 5 बाई लैम्डा। सिमिलरली हाफ अगर आपको करना है तो हाफ लाइफ तो पता ही है, टी डैश कितना होगा ln 2 बाई लैम्डा। तो टी डैश डिवाइडेड बाई टी कितना होता है ln 2 डिवाइडेड बाई ln 5, और ये क्लियरली लेस देन 1 आएगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आरएनएस थ्योरी से है, और बेसिकली किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो पोटेंशियल एनर्जी कर्व है ये ड्रॉ किया हुआ है। तो इसमें मुझे ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है, जो इक्वेशन आपको दे रखा है, इक्वेशन बेसिकली एलिमेंट्री स्टेप में ब्रेक डाउन करके दिया जाता है, और एलिमेंट्री स्टेप में ब्रेक डाउन करने के बाद ही पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म देखने के बाद ही पोटेंशियल एनर्जी कर्व हम बना सकते हैं। अब बहुत इजीली बनाएंगे, ऑप्शन में यहां पे चेक नहीं करूंगा। ए प्लस बी, ये क्या बेसिकली स्लो, ये क्या है फास्ट, रिवर्सिबल फास्ट इक्विलिब्रियम है, तो ये तो आरडीएस नहीं होगा। इक्विलिब्रियम जहां पे भी है, इक्विलिब्रियम प्रोसेस बहुत फास्ट होता है तो उसको आरडीएस हम बोल ही नहीं सकते। इंटरमीडिएट क्या बन गया IAB, ये इंटरमीडिएट 1। अगला क्या दे रखा है K1, यहाँ रेट कांस्टेंट है K1, इससे अगला इंटरमीडिएट क्या बन गया AB प्लस I, ये इंटरमीडिएट 2, और अभी भी रिएक्शन आगे है इसीलिए मैंने इंटरमीडिएट लिखा है। और फाइनली प्रोडक्ट क्या बना दिया P प्लस A। और इंफॉर्मेशन क्या है कि K1 का जो वैल्यू है ये मच स्मॉलर है K2 से, तो अगर ये स्मॉलर है, ये स्मॉलर है तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा तो स्लोएस्ट स्टेप, इसी को हम क्या बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब इसका पोटेंशियल एनर्जी कर्व हम ड्रॉ करते हैं। अब पोटेंशियल एनर्जी कर्व आप देखना कितना इंटरमीडिएट है 2, तो ट्रांजिशन स्टेट बेसिकली कितना आएगा 3, तो ये कर्व कुछ इस तरीके से हो सकता है 1 2 3। यहाँ रिएक्टेंट है, यहाँ प्रोडक्ट है, लेकिन इस कर्व को आपको अच्छे तरीके से बनाना है। कौन सा बेसिकली पीक ज्यादा होगा, कौन सा पीक थोड़ा कम होगा, ये तो एक रफ स्केच मैंने बना दिया है। अब इसके बाद आपको क्या देखना है, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो आपने डिसाइड किया है ना, इसी पे चलेगा। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप स्लोएस्ट स्टेप होता है, स्लोएस्ट स्टेप है, इसका मतलब यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी का रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो इस पर्टिकुलर इंटरमीडिएट को बनाने में एक्टिवेशन एनर्जी का रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा होना चाहिए, तो इसी के अकॉर्डिंग हम पीक यहाँ पे देखेंगे। और बाकी ये स्टेप फास्ट है, ये स्टेप फास्ट है, तो यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी का रिक्वायरमेंट कम होगा। तो लेट अस से कि ये आ गया, एक्टिवेशन एनर्जी का रिक्वायरमेंट इतना ही था और ये इंटरमीडिएट 1 बन गया, ये रिएक्टेंट आपको दे रखा है। इसके बाद आरडीएस स्टेप है तो एक्टिवेशन एनर्जी का रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा। अब यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी का रिक्वायरमेंट इतना है,
ये ट्रांजिशन स्टेट बन गया, TS1 बोल सकते हैं इसको, TS2 बोल सकते हैं, और इसके बाद ये इंटरमीडिएट 2 बन गया। इसके बाद वापस से ट्रांजिशन स्टेट बनता है, TS3 बोल दिया। और यहाँ पे जो एक्टिवेशन एनर्जी का रिक्वायरमेंट है उसको बहुत ज्यादा नहीं दिखाना है, क्योंकि सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट कहाँ पे आएगा, RDS स्टेप 2 में। और इसके बाद फाइनली ये प्रोडक्ट बना दिया। अब प्रोडक्ट रिएक्टेंट के नीचे लाना है या रिएक्टेंट के ऊपर लाना है, इसके लिए आपको एक और इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक ऐसा कुछ बोला हुआ है क्या? एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक में एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज होता है तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है और रिएक्टेंट की एनर्जी बेसिकली ज्यादा होता है। तो यहां बेसिकली प्रोडक्ट मैंने बना दिया, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट लेस माइनस मोर, ये कितना आ जाएगा, नेगेटिव। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए डेल्टा H ऑफ रिएक्शन नेगेटिव ही होता है, एनर्जी रिलीज होती है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजीली आ गया, एग्जैक्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, एनालाइज करना था इस पर्टिकुलर रिएक्शन मैकेनिज्म को और ये फाइंड आउट करना था कि कौन सी स्टेप RDS स्टेप है। बाकी 2 इंटरमीडिएट बन गया, 2 इंटरमीडिएट है तो रफ स्केच तो ये हो ही गया। अब अगला क्या आएगा, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि किसी पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए आरएनएस इक्वेशन आपको यूज करना है और आरएनएस इक्वेशन में 2 टाइम्स आपको ये यूज करना है, अलग अलग टाइम पे। फ्रीक्वेंसी फैक्टर A का वैल्यू आपको दे रखा है, रेट कांस्टेंट K का वैल्यू दे रखा है, एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू दे रखा है और टाइम आपसे पूछा है, रिएक्शन दे रखी है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू इक्वलाइज करनी है तो आपसे टेम्परेचर पूछा है। A1 A2 का वैल्यू है आपके पास, A1 का वैल्यू क्या है 10⁸8, A2 का वैल्यू क्या है 10⁻10। एक्टिवेशन एनर्जी 1 का वैल्यू है, एक्टिवेशन एनर्जी 2 का वैल्यू है 600 कैलोरी पर मोल और ये है 1800 कैलोरी पर मोल। रिएक्शन सिंपल है, कोई A से B बना रहा है। अब क्या पूछा है कि ऐसा टेम्परेचर फाइंड आउट करो जहां पर इन दोनों रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट K का वैल्यू इक्वल आ जाए। तो रेट कांस्टेंट K का जो वैल्यू है इसका रिलेशनशिप आपको A1 A2 के साथ या एक्टिवेशन एनर्जी 1 और एक्टिवेशन एनर्जी 2 के साथ बताना है। तो आरएनएस इक्वेशन है बेसिकली K इज इक्वल टू A इंटू ई रेस टू पावर माइनस EA/RT। तो बताइए K1 का वैल्यू क्या होगा, A1 ई रेस टू पावर माइनस EA1/RT। सिमिलरली K2 का वैल्यू कितना होगा, A2 इंटू ई रेस टू पावर माइनस EA2/RT। टेम्परेचर तो सेम है और यही टेम्परेचर की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। सारी वैल्यूज पता है और केवल टेम्परेचर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो न्यूमेरिकल है बेसिकली, आप इसे सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन किसका आ गया, मेथड्स टू मॉनिटर प्रोग्रेस ऑफ अ रिएक्शन। और रिएक्शन की प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए इस पर्टिकुलर रिएक्शन में कोई गैसियस प्रोडक्ट बन रहा है और इस प्रोडक्ट का वॉल्यूम आपको दे रखा है। रिएक्शन क्या है, N2O5 का मिक्सचर है, क्लोरोफॉर्म सॉल्वेंट दे रखा है। तो इस रिएक्शन को कैसे इंडिकेट किया गया, CCl CHCl3। तो यहाँ सॉल्वेंट कौन है, CHCl3। नॉर्मली हम क्या लेते हैं सॉल्वेंट, वाटर, और सॉल्वेंट अगर वाटर होता है उसको कैसे इंडिकेट किया जाता है, N2O5 एक्वस। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सॉल्वेंट से। और N2O5 बेसिकली सॉल्वेंट में मिक्स है, मतलब कि लिक्विड कंडीशन है। लिक्विड कंडीशन है तो इसका कोई वॉल्यूम तो है नहीं, वॉल्यूम तो केवल गैसेस से मतलब है हमें। रिएक्शन हुआ तो क्या बन गया, 2N2O4 प्लस N2 गैस। ये अगेन सॉल्यूशन में है CCl4, सॉरी कार्बन टेट्रा क्लोराइड सॉल्वेंट दे रखा है, क्लोरोफॉर्म नहीं है। रिएक्शन प्रोग्रेस आपको मॉनिटर करके दे रखा है और आपको क्या बताना है, रेट कांस्टेंट K की वैल्यू बतानी है। रिएक्शन प्रोग्रेस किस तरीके से मॉनिटर किया गया है कि टाइम टू इक्वल टू 0, टाइम टी इक्वल टू टी, टाइम टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे गैसियस स्पीशीज का वॉल्यूम कितना है। गैसियस स्पीशीज केवल कौन है, नाइट्रोजन गैस। तो टाइम टी इक्वल टू 0 पे तो ये होगा ही नहीं। लेट अस से कि इसके मोल अज्यूम कर लेते हैं A0 और ये नहीं है तो वॉल्यूम ऑफ गैस V0 कितना हो सकता है, 0। A0 में से x चला गया, फाइनली कंप्लीट डिसोशिएट हो गया, तो ये कितना होगा बेटा, x/2, सॉरी x बनेगा ये और ये x/2, ये क्या बनेगा A0 और ये बनेगा A0/2। तो बेसिकली ये वॉल्यूम कितना दे रखा है, VT, और ये होगा V इंफिनिटी। VT वॉल्यूम की वैल्यू क्या है,
90 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 90 ml, और V इन्फिनिटी क्या है 100 ml। जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो O2 का मैक्सिमम वॉल्यूम यहाँ पे कितना मिलता है 100 ml, और टाइम टी पे 90 ml है, टाइम टी आपको क्या दे रखा है 500 मिनट। तो इजी है ये। तो जो वॉल्यूम आपको दे रखा है ये N2 गैस का है। इस N2 गैस के वॉल्यूम से आप क्या निकाल सकते हैं, N2 गैस के मोल। मोल और वॉल्यूम दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, और N2 गैस के मोल से हम क्या पता कर सकते हैं, रिएक्टेंट के मोल। रिएक्टेंट के मोल में सॉल्यूशन के वॉल्यूम का डिवाइड कर देंगे तो कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा। इस कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू को फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में पुट करेंगे। तो बेसिकली ये दोनों निकालना होता है हमें। बताइए वॉल्यूम कितना है, x/2 मोल के प्रोपोर्शनल होगा। PV इक्वल टू nRT, कांस्टेंट टेम्परेचर पे कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो नंबर ऑफ मोल बेसिकली क्या है x/2, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 90 ml, तो x इज प्रोपोर्शनल टू 180। सिमिलरली नंबर ऑफ मोल A0/2 टाइम t इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये प्रोपोर्शनल होंगे 100 ml के, तो A0 प्रोपोर्शनल हो गया 200 ml के। A0 आपको पता चल गया, x आपको पता चल गया, क्या बताना A0 और A0 माइनस x। अब बताओ A0 तो पता चली गया, A0 किसके प्रोपोर्शनल है 200 ml, A0 माइनस x किसके प्रोपोर्शनल है 200 माइनस 180 20 ml। अब ये बेसिकली क्या है मोल है, और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में A0 और A0 माइनस x फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए क्या होता है कॉन्सेंट्रेशन, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस स्पीशीज के मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहां पे भी है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहां पे भी होगा, तो वॉल्यूम और वॉल्यूम तो क्रॉस हो गया, तो नंबर ऑफ मोल से ही काम चल रहा है। 200 डिवाइडेड बाय 20 दैट इज इक्वल टू k इंटू 500 मिनट। तो ये आंसर कितना आ गया ln 10 कितना होता है 2.303 डिवाइडेड बाय 500 पर मिनट। ये आ गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है उसकी वैल्यू। तो क्वेश्चन बहुत इजी था, मेथड्स टू मॉनिटर प्रोग्रेस ऑफ अ रिएक्शन। इसमें जो सेकंड मेथड होता है, सेकंड मेथड बेसिकली क्या होता है कि किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड का रिएक्शन करते हैं तो वहाँ प्रोडक्ट हमें गैशियस मिलता है, और जो गैशियस प्रोडक्ट है इसका वॉल्यूम आपको दिया जाता है टाइम t इक्वल टू 0, टाइम t इक्वल टू इनफाइनाइट, टाइम t इक्वल टू t पे, और इस प्रोडक्ट के वॉल्यूम से नंबर ऑफ मोल पता करते हैं, और इसके नंबर ऑफ मोल से रिएक्टेंट के मोल हम पता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, लास्ट क्वेश्चन में बेसिकली ग्राफ प्लॉट करके दे रखा है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो बहुत इजी है। जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आपको पता होना चाहिए, डिफरेंशियल रेट भी पता होना चाहिए, और डिफरेंशियल रेट अगर पता है तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आप बना सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन और टाइम में ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, हाफ लाइफ में ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है एक बार बताओ तो, डिफरेंशियल रेट रिएक्शन हम ऐसा ही लिखते हैं, ए से प्रोडक्ट है और ए के रेस्पेक्ट में जो ऑर्डर है वो 0, 1, 2 कुछ भी हो सकता है। तो बेसिकली यहां से जो भी रेट ऑफ रिएक्शन आएगा उस रेट ऑफ रिएक्शन को अगर इंडिविजुअल रेट ऑफ डिसअपीयरेंस से इक्वलाइज करेंगे तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होगा माइनस da/dt, और इसमें अगर 1 का डिवाइड कर देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल आएगा। अभी रेट ऑफ रिएक्शन क्या है k इंटू a⁻0। फर्स्ट ऑर्डर में क्या हो सकता है k इंटू a⁻1, सेकंड ऑर्डर में क्या हो सकता है k इंटू a⁻2। ये आपके पास डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है, इनको इंटीग्रेट करने के बाद इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आ जाएगा। फिर ग्राफ प्लॉट करो, तो पहला आपको क्या दे रखा है माइनस da/dt, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में ग्राफ दे रखा है स्ट्रेट लाइन, मतलब दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फर्स्ट ऑर्डर। नेक्स्ट है a और t। अब ये तो पता ही है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम में अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है तो ये क्या होता है जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर के लिए इक्वेशन क्या होता है at इज इक्वल टू a0 माइनस kt। तो टाइम और टाइम t पे जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए स्ट्रेट लाइन आता है। और लास्ट वाला क्या है 1/a वर्सेस टाइम, कॉन्सेंट्रेशन का जो इनवर्स है और टाइम ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो सीधा पता चल गया कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, कितनी भी बार कर लो 1/at माइनस 1/a0 इज इक्वल टू kt। ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स का रिलेशन होता है, तो 1 कॉन्सेंट्रेशन और टाइम में स्ट्रेट लाइन कर्व आना चाहिए, तो 1 कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, और ये भी आपको स्ट्रेट लाइन कर्व दे रखा है 1 कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम। लेकिन ये जो स्ट्रेट लाइन कर्व है ये बेसिकली गलत है। ये कर्व किस तरीके से होना चाहिए, पॉजिटिव स्लोप के साथ होना चाहिए।
लेकिन कौन सी ऑर्डर का रिएक्शन होगा? सेकंड ऑर्डर का। तो फर्स्ट क्या था? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। सेकंड क्या था? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और लास्ट क्या है? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। और इस तरीके से ये जो पेपर 2 है इसके सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए।